Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant. In previous class we have completed external structures of bacteria in which we have studied cell wall, in which we have studied only glycocalyx, है ना, only glycocalyx ही हम लोग केवल डिस्कस किए थे। और इसके अलावे कैप्सूल, फ्लैजिला, पीली, इन सब के बारे में पूरी स्टडी हमारी क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी, है ना। चलिए, तो आज हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट जो है सेल वॉल, वो वाले कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए सिंपल सा एक बैक्टीरिया बनाते हैं जी। सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया एंड दिस वन इज अ double stranded circular DNA and this one is a mesosome. Inside the bacterial body, ribosome is also present, plasmid is also present, flagella is present, sexual pili is present. ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, सेल वॉल। तो आउटर जो वॉल होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, अगर वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तब तो सेल वॉल ही होंगे, और अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो उसमें सेल वॉल के बाहर एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, से कैप्सूल कहते हैं, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये जो सेल वॉल होते हैं, पहला क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या चीज का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का ये क्या होते हैं, बने होते हैं। एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम लोग और क्या कह सकते हैं, म्यूरिन। तो बोथ आर सेम वर्ड, है ना, दोनों के दोनों सेम वर्ड है, म्यूरिन हो या तो पेप्टिडोग्लाइकेन हो। तो बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस कॉन्सेप्ट। सेकेंड इज, मैंने आपको बताया था जब मैं पहली इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा था, है ना, उसमें मैंने बताया था। सेकेंड पॉइंट, इसका फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को देखो, वॉल हमेशा, जब हमारे घर में जो वॉल होते हैं, जो दीवार होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की चीजों से। तो वैसे ही बैक्टीरियल बॉडी के बाहर अगर कोई वॉल प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। तो यहां पर फंक्शन में याद रखना है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड, यहां पर हमें याद रखना है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पीपीएलओ, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जी, विच वन इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे अगर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो वो क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया है, तो माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ जिसको बोलते हैं, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है यानी कि पीपीएलओ है, इसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। तो याद रखना है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट। एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जिसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल विच आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन, बट इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स डज नॉट हैव सेल वॉल। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बैक्टीरिया के केस में ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जी। अब सुना, अगर इस सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, इस सेल वॉल को अगर मैं बात करूं कि ये अपनी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, तो सेल वॉल को अगर डिजॉल्व होना है, जैसे अपनी बॉडी जो है, लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग जिसको कहते हैं सेल में, तो वहां पर जाकर के बॉडी क्या होती है, डिजॉल्व होती है। तो सेल वॉल जो डिजॉल्व होता है वो किसके हेल्प से होता है, तो याद रखना है कि सेल वॉल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल मैं बता रहा हूं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो सेल वॉल क्या होगा, डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होगा क्या चीज से, तो लाइसोसोम एंजाइम से। कौन से एंजाइम से, तो यहां पर आपको मैं लिख के दे रहा हूं, लाइसोसोम,
लाइसोसोम एंजाइम जो है, जिसको हम लाइसोजाइम एंजाइम भी कहते हैं, ये एंजाइम क्या करेगा तो सेल वॉल को डिजोल्व करेगा और वैसे बैक्टीरिया मतलब ये सेल वॉल को क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। अब सुना, ये जो प्रोसेस है यानी सेल वॉल का जो डिजोल्व होने का प्रोसेस है, ये आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू भी, कौन से मेथड के थ्रू, आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू भी हम करते हैं, यानी अपने प्रैक्टिकल्स के लिए आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि जैसे मान के चलो हमें बैक्टीरिया के ऊपर कोई प्रैक्टिकल्स करने हैं, किसी मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाने हैं, या इसको बेसिकली जो हम यूज करते हैं ना अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसको एज अ वेक्टर यूज किया जाता है, तो उस केस में सेल वॉल को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ऐसे तो डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम है, लेकिन आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, उनके सेल वॉल को यहाँ पर ये किया जाता है, सेल वॉल को मतलब कि रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल, यानी कि हमारे द्वारा मैनमेड टेक्निक, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं है ना। तो याद रखना है कि अगर सेल वॉल यहां पर क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, लिस्टर बैक्टीरिया, यानी सेल वॉल डिजोल्व हुआ लाइसोसोम को, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट्स बैक्टीरिया इज नोन एज, दैट्स बैक्टीरिया इज नोन एज लिस्टर बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उसको, लिस्टर बैक्टीरिया। तो लिस्टर बैक्टीरिया मीन्स दोज बैक्टीरिया विच डोंट हैव सेल वॉल, वैसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं है, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, लिस्टर बैक्टीरिया कहते हैं। छोटे छोटे टर्म्स के ऊपर हमें कमांड बनना है। आर्टिफिशियली अगर हम लिस्टर बैक्टीरिया तैयार करते हैं, आर्टिफिशियली क्या तैयार करते हैं, लिस्टर बैक्टीरिया। लिस्टर बैक्टीरिया का मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं हो। तो ये लिस्टर बैक्टीरिया आर्टिफिशियली, हमारे पास बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, सेल वॉल के बेस पर। मैं ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं, ग्राम स्टेनिंग भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हमारे पास ये 2 क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। अब सुना, अगर लिस्टर बैक्टीरिया है किसके केस में, तो लिस्टर बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव के केस में है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। दैट्स बैक्टीरिया इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, यानी दोज ग्राम पॉजिटिव bacteria which don't have cell wall is known as, या तो their cell wall is removed by artificial method, is known as protoplast, and this seen if it will मतलब जो ये प्रोसेस है अगर ये ग्राम निगेटिव के साथ देखा जाए, है ना, यानी इट विल सीन विथ ग्राम निगेटिव, देन उसको हम कहते हैं स्फेरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, दिस वन इज नोन एज स्फेरोप्लास्ट। तो स्फेरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये समझ में आ गया। देखिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव तो अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव अपना क्या हो चुका है, पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर केवल हमें सेल वॉल में याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं, म्यूरिन्स के बने होते हैं, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें ये क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अगर सेल वॉल रिमूव कर दिया जाए बैक्टीरियल बॉडी से तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्टर बैक्टीरिया बोलते हैं। और अगर लिस्टर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के केस में, यानी अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, और अगर ग्राम निगेटिव को रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट। आ गया समझ में। अब आते हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से बहुत कम क्वेश्चंस ना के बराबर, क्योंकि देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉमन सेल मेम्ब्रेन, चाहे हम हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का है, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, तो हर जगह ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। क्या चीज का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। तो सेल मेम्ब्रेन तो कॉमन है, तो सेल मेम्ब्रेन हमें अलग से बैक्टीरिया के केस में नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। बैक्टीरिया के केस में हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं, बने क्या चीज के हैं, फॉस्फोलिपिड के बने। तो सेल मेम्ब्रेन से हमें कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं पढ़ना है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ध्यान करो, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था बैक्टीरिया का, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हमारे पास क्या क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ग्लाइकोकैलिक्स कंप्लीट हो गया, सेल वॉल कंप्लीट हो गया, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स में हमने कैप्सूल, फ्लैजेला और पिली भी कंप्लीट कर लिए। ये पूरी पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता रखा हूं, है ना। तो अगर आपने ये क्लास अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को अटेंड कीजिए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में, विच इज नोन एज
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कहां पर आते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए स्ट्रक्चर एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है जी? मीजोसोम, ये फिंगर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? प्लाज्मिड, क्या है? राइबोसोम्स, क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। यही है क्या? तो अब इन सब को हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर को अब डिस्कस करना है। तो सबसे पहला इंटरनल स्ट्रक्चर हम आते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। यानी कि सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया and this one is a mesosome, finger like organization. Inside the bacterial body double stranded DNA present. This one is plasmid, this one is ribosomes, respiratory enzymes, है ना। तो ये and this one is a flagella. तो ये सिंपल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया बैक्टीरिया का। अब सुनना, सबसे पहला जो हम कंटेंट उठा रहे हैं दिस वन इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी इनसाइड द बैक्टीरियल, इनसाइड द सेल बॉडी। तो सेल के अंदर जो भी चीजें है वो है, देखो मैं आपको एक बता दूं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जो भी चीजें है सब के सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये सब प्रोटोप्लाज्म है। अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ करके केवल इस एरिया की बात करें, न्यूक्लियस को छोड़ करके, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आ जाते हैं और न्यूक्लियस भी आ जाते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में केवल साइटोप्लाज्म आते हैं, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये होते क्या है एक्चुअली। तो साइटोप्लाज्म का जो रोल होता है बैक्टीरियल बॉडी में, वो आपका साइक्लोसिस करवाने के लिए, या तो जो स्ट्रीमिंग होती है बैक्टीरियल बॉडी में, उसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर सिंपल सा फंक्शन याद रखना है साइटोप्लाज्म में कि रिस्पॉन्सिबल फॉर, जितना मैं याद करवा रहा हूं आपको इतना ही याद रखना है, ये सफिशिएंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, या तो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस एंड स्ट्रीमिंग, साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग भी हम कह सकते हैं ना। तो साइक्लोसिस और स्ट्रीमिंग के लिए ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रीमिंग यहां पर क्या होती है? अकर्स होती है। स्ट्रीमिंग यहां पर क्या होती है? अकर्स होती है। तो दिस इज द ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बस हमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि साइक्लोसिस और साइक्लोसिस के बाद जो स्ट्रीमिंग होते हैं, ये सारी चीजें कहां पर होती है? तो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में होती है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका आपने लिख लिया क्या? अब आते हैं मेसोसोम। नेक्स्ट वन इज मेसोसोम। तो फिर से बैक्टीरिया बना लेते हैं। दिस वन इज अ बैक्टीरिया, और ये यहां से क्या है? ये फिंगर लाइक ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं मेसोसोम। तो दिस वन इज अ मेसोसोम, जो फिंगर लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? मेसोसोम। मेसोसोम एक्चुअली होता क्या है? तो ये एनालॉग है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेसोसोम में आपको याद रखना है कि इट इज एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल की बनी होती है, उनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि एनर्जी करेंसी बनाने के लिए, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहां पर रेस्पिरेशन कैसे होंगे? सॉरी, वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो कौन यहां पर करके देगा? तो वो फंक्शन जो बैक्टीरिया बॉडी में, क्योंकि देखो केवल बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटे हो, या तो एनिमेलिया हो, ये सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का केवल बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? ये मेसोसोम। तो दैट्स व्हाई मेसोसोम इज नोन एज एनालॉग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। तो मेसोसोम्स का फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस मेसोसोम को क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन
बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मीजोजोम क्लासिफाइड, लोकेशन के बेस पर। अब कहोगे सर लोकेशन क्या है, तो देखो अभी मैं बताता हूं। इसके बेस पर, लोकेशन के बेस पर हम मीजोजोम्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। फर्स्ट मीजोजोम्स हमारा है पेरीफेरल मीजोजोम्स, क्या है, पेरीफेरल, और सेकंड है सेंट्रल। तो फर्स्ट वन इज पेरीफेरल मीजोसोम, पेरीफेरल मीजोसोम, एंड सेकंड वन इज सेंट्रल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम। अब पेरीफेरल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पेरीफेरल का मतलब होता है जो सेंटर से अवे हो, यानी कि वो लोकेशन, जैसे मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, है ना, ये जो सेल बॉल की ओर है, जो सेल मेम्ब्रेन की ओर है, जैसे ये सेल बॉल है और ये अपना एनालॉग है, अपना मीजोसोम्स है, तो ये वाला लोकेशन जो इसके नजदीक हो, सेल मेम्ब्रेन और सेल बॉल की ओर, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल, पेरीफेरल। और जो पार्ट, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला जो पार्ट है जो सेंट्रल की ओर है, जो डीएनए की ओर है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल। आ गया समझ में? तो सेंट्रल मीजोसोम्स और पेरीफेरल मीजोसोम्स क्या है, ये समझ में आ गया। अब पेरीफेरल का फंक्शन क्या है, तो पहला पॉइंट था पेरीफेरल में हमें याद रखना है कि इट इज नियर टू सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर याद रखना है कि नियर टू कहां पे प्रेजेंट है, तो लोकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। नियर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होगा क्या, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया। तो देखिए ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक ही है ना पेरीफेरल, ये अपना सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक ही है क्या, ऑब्वियसली। तो नियर टू सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम, याद रखेंगे अच्छे से, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट है, जिसको हम रेस्पिरेटरी एंजाइम भी कहते हैं, वी कैन आल्सो से इट रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एंजाइम्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेशन का मतलब हुआ एटीपी का फॉर्मेशन करना, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, गैसियस एक्सचेंजेस की बात नहीं हो रही है। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है इसको हम और क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम तो एटीपी का करेंसी बना करके देगा ही देगा, साथ में ये सेल बॉल के सेक्रीशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी बैक्टीरिया में जो सेल बॉल बनते हैं उसमें इस मीजोसोम का रोल होता है। कौन सा मीजोसोम, पेरीफेरल मीजोसोम, यानी वो मीजोसोम जो सेल मेम्ब्रेन और सेल बॉल के नियर है, उसका रोल होता है क्या चीज में, सेल बॉल के सेक्रीशंस में। अब आते हैं जी सेंट्रल मीजोसोम, इसके बारे में अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। तो ये तो सबसे पहले क्या होगा, तो नियर टू सेंटर, सेंटर के नियर होगा क्या जी, तो नियर टू सेंटर, और साथ ही साथ में याद रखना है और डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डायग्राम में देखिए ये क्या है अपना डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है सेंटर में। तो डीएनए के नजदीक हुआ क्या, ऑब्वियसली सेंटर है तो सेंटर में डीएनए ही प्रेजेंट है, तो नियर टू डीएनए और सेंटर। सेकेंड पॉइंट है कि वहां पर तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, यहां पर क्या होगा, तो एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उस चीज के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन। तो क्या चीज के लिए फंक्शन है इसका, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके अलावा होते हैं एंड फॉर सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, जब तक डीएनए डिवाइड नहीं होगा तब तक सेल डिवाइड ही नहीं होगा। बाइनरी फ्यूजन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसी प्रीवियस क्लास में कि जब बैक्टीरिया में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे तो उसमें बाइनरी फ्यूजन एक मैकेनिज्म मैं बताया था, उसमें मैंने क्लियर किया था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस यहाँ पर है नहीं, क्या है सेंटर में डीएनए है, तो डीएनए पर डिवाइड होगा तब तो बॉडी डिवाइड होगी, है ना। तो यहाँ पर
अगर डीएनए को ये रेप्लिकेशन करवा रहा है या डीएनए का नए डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि नए सेल भी आगे जाकर के बनेंगे, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये सेल डिवीजन को भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल मेसोसोम एंड पेरिफेरल मेसोसोम्स। तो पेरिफेरल मेसोसोम्स का फंक्शन क्या है, सेंट्रल मेसोसोम का फंक्शन क्या है, ये समझ में आ गया। सेल डिवीजन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, इसके अलावा रेप्लिकेशंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, न्यू डीएनए के फॉर्मेशंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, इसके अलावा ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, या सेल वॉल का सेक्रेशंस कौन करेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट मेसोसोम। तो मेसोसोम्स अगर आपने इतना कर लिया तो इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इससे ज्यादा करना भी नहीं, इतना तो आपको एटलीस्ट करके जाना है। अब नेक्स्ट आते हैं जी, तो बैक्टीरियल बॉडी में अब नेक्स्ट में आप क्या देखोगे कि सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया, तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। तो अब हम लोग आते हैं डीएनए पर। देखो स्ट्रक्चर आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो अब हम लोग कहां पर आ जाते हैं, डीएनए पर। अब डीएनए की प्रॉपर्टी क्या क्या है बैक्टीरिया के केस में, तो सबसे पहले तो याद रखना है डबल स्ट्रैंडेड है। क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट इट इज नेकेड। नेकेड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इसके बाहर कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जब ट्रू न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से होगा। देखो ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है, दोज न्यूक्लियस विच हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोज न्यूक्लियस विच हैविंग न्यूक्लियोलस, those nucleus which having histone protein is known as true nucleus। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एंड ये तीनों जिसमें नहीं होंगे वो क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस। तो all eukaryotic organisms having true nucleus because all eukaryotic organisms having nuclear membrane, nucleolus and histone proteins। And in the case of a prokaryotic organism you will never see these all property। It means bacteria don't have, or we can also say Monera don't have nuclear membrane, nucleolus and histone। So that's why all type of prokaryotic organisms is known as all type of prokaryotic organisms have false nucleus। Is this clear? यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं। तो फॉल्स न्यूक्लियस है तो नेकेड होगा, क्योंकि इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो नेकेड होगा। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि ये डबल स्टैंडर्ड होंगे जी, है ना। तो हिस्टोन क्या होगा, अच्छा डबल स्टैंडर्ड है क्या, हाँ जी डबल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा हिस्टोन एब्सेंट होगा क्या, ऑब्वियसली हिस्टोन भी एब्सेंट होंगे, क्योंकि हिस्टोन भी प्रेजेंट होता तो ये ट्रू हो जाता। और क्या होता है, सर्कुलर इन शेप होता है। ये 4 पॉइंट कम से कम हमें इस डीएनए से रिलेटेड याद रखना है। नेकेड है, डबल स्टैंडर्ड है, हिस्टोन एब्सेंट है, और क्या है, सर्कुलर है। चलिए इसके अलावे यहां पर क्या प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए यहां पर अपन लिख लेते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स में बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया के केस में कि कौन सा राइबोसोम्स है, 70S राइबोसोम्स हैं। 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं और 70S राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल बॉडी। तो याद रखना है बैक्टीरिया के केस में राइबोसोम्स कौन से हैं, 70S है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये राइबोसोम्स हो गया। हाँ, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको भी इसी डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्या है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स या तो उसको हम बोल सकते हैं फूड स्टोरिंग यूनिट है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि क्या प्रेजेंट है, फूड स्टोरिंग यूनिट है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। देखो जितना भी मैं बता रहा हूं ना स्ट्रक्चर वाला पॉइंट, बस आपको इतना ही करके जाना है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन बैक्टीरिया से देखने को नहीं मिलेगा, है ना। स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आए तो फूड स्टोरिंग यूनिट यहाँ पर क्या क्या है जी, तो फूड स्टोरिंग यूनिट में आप देखोगे तो इसमें आपको वॉल्यूटीन और एक अपना है ग्लाइकोजेन। एक अपना क्या है, तो एक अपना है ग्लाइकोजेन और एक अपना है वॉल्यूटीन। ये आपको दो तरह के क्या देखने को मिलेंगे, फूड स्टोरिंग यूनिट देखने को मिलेंगे। ग्लाइकोजेन आगे जाकर के क्या करेगा, तो आपको भी मालूम है ये स्टोर करेगा क्या चीज को, फूड को। क्या चीज को स्टोर करेगा, फूड। और फूड में भी कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही आगे जाकर के क्या बनाता है, ग्लाइकोजेन्स।
और वॉल्यूटिन जो है ना, ये आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेड अप ऑफ आरएनए एंड सोर्स ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो ये वॉल्यूटिन क्या चीज के बने होते हैं? मेड अप ऑफ आरएनए। ये आरएनए का सोर्स नहीं, आरएनए का बना होता है, बाय मिस्टेक से मेरे से निकल गया था। तो मेड अप ऑफ आरएनए, आरएनए के मेड अप के बने होते हैं। एंड इट इज द सोर्स ऑफ बैक्टीरियल बॉडी में, सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ये क्या है जी? तो ये एक सोर्स है। कौन सा? तो अपना जो वॉल्यूटिन है। तो देखिए ये लगभग यहां पर हमने 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट किया अभी पार्ट। एक है तो डीएनए जो सेंटर में प्रेजेंट है, नेकेड है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। सेकंड मैंने बताया आपको कि राइबोसोम्स जो है वो 70s प्रेजेंट होते हैं। फूड स्टोरिंग यूनिट में मैंने बताया कि यहाँ पर ग्लाइकोजन और क्या प्रेजेंट है? वॉल्यूटिन प्रेजेंट है। ये इतना तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब क्या बचा है इसमें? अब एक बचा है केवल प्लाज्मिड। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है, सपोज दैट दिस वन इज अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हैविंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल विच नेम इज प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस वाला में, जब मैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको ये सारी चीजें याद करवा चुका हूं। फिर से देखते हैं कि प्लाज्मिड में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो प्लाज्मिड में याद रखना है कि इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि बैक्टीरियल बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी की बात की जाए तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कोई क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं है, जो भी है वो सेल के अंदर कॉमन है। लेकिन यहां पर एक तो डीएनए सेंटर में प्रेजेंट है ही, बीच में क्या प्रेजेंट है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। इसके अलावे एक और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा है। उसका फंक्शन क्या होता है तो मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज को देखिए, सेक्स और रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरियल बॉडी में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो रेजिस्टेंस बनते हैं बैक्टीरियल बॉडी में किसी भी केमिकल्स के अगेंस्ट या किसी भी एडवर्स कंडीशंस के अगेंस्ट, वो रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प रोल जो प्ले करता है वो किसका होता है? प्लाज्मिड का। जैसे अगर अपन कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उस मेडिसिन खाने के बावजूद भी बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, यानी वो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, इट मींस उस बैक्टीरिया ने उस मेडिसिन के अगेंस्ट क्या डेवलप कर रखा है? रेजिस्टेंस डेवलप कर रखा है। इसलिए हमारी दवाई का उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप होती है बैक्टीरियल बॉडी में, ये रेजिस्टेंस किससे बनते हैं? तो ये रेजिस्टेंस बनाने के लिए प्लाज्मिड यहां पर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्लाज्मिड विच वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि the extra chromosomal material which is present in bacterial body is known as plasmid. Is this clear? बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट। सेकंड आते हैं डबल स्टैंडर्ड है, और याद रखेंगे डबल स्टैंडर्ड है जी, ये भी डबल स्टैंडर्ड है ना, चाहे वो कोई भी हो डीएनए बैक्टीरियल बॉडी में, सर्कुलर डीएनए हो, नेकेड डीएनए हो, वो भी डबल स्टैंडर्ड है। मेन डीएनए जो है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड है। और साथ ही साथ में याद रखना है कि सेल्फ रेप्लिकेटेड है, यानी खुद का रेप्लिका भी खुद ही बनाएगा। सेल्फ रेप्लिकेटेड यानी ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि तुम हमारा डीएनए बना दो, ये खुद का डीएनए खुद ही बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो इनके हो गए। थर्ड है प्लाज्मिड का टाइप। ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना आज वाली क्लास में, स्ट्रक्चर अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग कहां पर आ जाते हैं? टाइप पर, कि प्लाज्मिड कितने टाइप्स होते हैं। प्लाज्मिड का ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल और डबल स्टैंडर्ड है और सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब टाइप पर आते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है एफ फैक्टर। क्या है? एफ फैक्टर। एफ फैक्टर। आर फैक्टर सेकंड है। आर फैक्टर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एफ फैक्टर में 2 तरह के फैक्टर हैं, एक है एफ प्लस यानी एफ पॉजिटिव, एफ निगेटिव। एफ पॉजिटिव डोनर बैक्टीरिया के पास होता है। किसके पास होता है? डोनर यानी कि मेल बैक्टीरिया।
डोनेट कौन करता है? मेल करता है। और F माइनस जो होता है वो रिसीवर बैक्टीरिया के पास होता है। रिसीवर मतलब फीमेल, और ये उन्हीं के पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो देखिए F फैक्टर्स प्लाज्मिड, जो F फैक्टर रिलीज करते हैं डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया तैयार करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल बैक्टीरिया बनाते हैं। सेकेंड है जी R फैक्टर। R फैक्टर यानी कि R फैक्टर का मतलब रेजिस्टेंस फैक्टर। क्या है? रेजिस्टेंस फैक्टर। तो क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? डेवलप। R फैक्टर का रोल क्या है? तो इट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रग या तो मेडिसिन के अगेंस्ट जो है वो ये क्या करता है? रेजिस्टेंस बनाता है। एंड थर्ड वन इज कोल फैक्टर। COL है जी, कोल है ना, कोल फैक्टर। कोल फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशंस ऑफ कोलिसिन, chemicals which is responsible to kill other bacterial body। कहने का मतलब है कि कोल जो है ये केमिकल सिक्रीट करता है ना, तो कोल फैक्टर में क्या है? सिक्रीट केमिकल्स। क्या सिक्रीट करते हैं? केमिकल। एंड दैट केमिकल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या होगा जी? तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? अब दिख रहा है? तो केमिकल्स जो होंगे वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो अदर माइक्रोब्स को किल्ड करने के लिए। तो किलिंग ऑफ अदर बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स। दिख रहा है? अदर माइक्रोब्स के, मैं इस साइड आ जाता हूं, है ना, दिख रहा है? चलिए, तो केमिकल्स यहां पर क्या है जी? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद रखना है कि जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटेड है। 3 टाइप्स के होते हैं फैक्टर। F प्लस को हम मेल बैक्टीरिया कहते हैं, F माइनस को हम फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं। R फैक्टर यानी रेजिस्टेंस फैक्टर है, और कोल फैक्टर यानी जो आगे जाकर के एक केमिकल सिक्रीट करता है। केमिकल का नाम मैं लिखना भूल गया, यहां पर लिख लेंगे कोलिसिन। कौन सा केमिकल है? कोलिसिन। कोलिसिन केमिकल को सिक्रीट करता है, और यही कोलिसिन जो है वो अदर माइक्रोब्स को मारता है। जैसे सुनना, जैसे हम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स है जितने भी नेचुरल, चाहे वो पेनिसिलिन हो, सिफेलोस्पोरिन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, अमाइनोग्लाइकोसाइड हो, मैक्रोलाइड हो, ये सारे एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या है? ये सारे एंटीबायोटिक्स का सोर्स बैक्टीरिया है। एक्चुअली बैक्टीरिया बॉडी में जो प्लाज्मिड है वो क्या बनाता है? कोलिसिन। जैसे सुने होगा ना, जात का दुश्मन जात होता है ना, मतलब जो होते हैं वो क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। तो बैक्टीरिया अपने अंदर एक ऐसा केमिकल्स बनाता है जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है, और वही तो हमें चाहिए था। अगर कोई समुदाय एक दूसरे से झगड़ा करता है तो कोई तीसरा समुदाय उसका फायदा उठाता है। अगर आप दो आपस में भाई लड़ोगे तो तीसरा कोई आपके पड़ोस का आदमी फायदा उठाएगा। आप 2 दोस्त लड़ोगे, तीसरा आकर के उसमें कोई फायदा उठाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई कर रहा है ना। 2 बैक्टीरिया, देखो एक बैक्टीरिया ने क्या बना दिया? कोलिसिन बनाया, यानी कि उसने केमिकल्स बनाया जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है। हमने उस बैक्टीरिया से उस कोलिसिन को बाहर निकाला और उसको मेडिसिन बनाया और उस बैक्टीरिया को मार दिए। आ गया समझ में? तो कोलिसिन्स जो है जो आगे जाकर के एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, यानी स्ट्रक्चर जो था बैक्टीरिया का वी हैव कंप्लीटेड। और नेक्स्ट क्लास में बैक्टीरिया के अदर्स जो प्रॉपर्टीज होंगे या जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वंस अगेन।